कौमार वृत्त पार्ट ए में सिलेबस का पॉइंट नंबर 11 करते हैं, जिसमें सिलेबस का पॉइंट नंबर 11 जो है दंत उत्पत्ति एवं दंत रक्षा विधि। तो इसको मैं दो पार्ट में कराऊंगा। एक में मैं आपको बताऊंगा दंत उत्पत्ति और दूसरे में बताऊंगा दंत रक्षा विधि। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो चैप्टर है अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से, एक बुक में दंत प्रकरण नाम से दिया हुआ है, दंत जन्मनिका अध्याय नाम से दिया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो दंत है ये काश्यप की मौलिक देन है। ठीक है, काश्यप संहिता के सूत्र स्थान में इसका वर्णन मिलता है। आचार्य चरक एवं सुश्रुत द्वारा दंत उद्भव के बारे में कोई भी मत नहीं दिया गया है, किंतु आचार्य सुश्रुत द्वारा सिर्फ इतना बताया गया है, दंत मूलगत व्याधियों का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा और जानते हैं तो देखो, दांत जो होता है वो अस्थि, तो कौन सी अस्थि होती है? रोचक अस्थि होती है। 5 प्रकार की अस्थियां होती हैं: कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक। ठीक है, तो रोचक अस्थि दंत होती है। ठीक है, संधि में उद्खल संधि होती है और भाव में पित्रज भाव होता है। ठीक है, जैसे मात्रा जो पित्रज 6 प्रकार के भाव होते हैं, वैसे ही उसमें पित्रज भाव दंत होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरल इंट्रो था। अब बात करते हैं दंत उत्पत्ति काल का। तो देखिए, दंत उत्पत्ति काल जो होता है, आचार्य वाग्भट ने बताया है कि मासानुसार दंतोत्पत्ति और उसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, 8वें या उससे भी अधिक मास में, अगर 8वें मास में दंत की उत्पत्ति होती है या उससे अधिक मास में दंत की उत्पत्ति होती है, तो बच्चा कैसा होगा? दीर्घ आयुष बालक, मतलब दीर्घ आयु वाला बालक होगा। ठीक है, चौथे मास में अगर दंत की उत्पत्ति होती है तो बालक कैसा होगा? बालक पे क्या प्रभाव होगा? तो मध्य आयु वाला या हीन आयु वाला होगा। ठीक है, और अति अल्प वय में अगर दंत की उत्पत्ति हो जाती है तो दंत जन्म जब होता है तो उसकी असहनीय पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा होती है। तो उससे शिशु जो होता है उसको ठीक प्रकार से वो उसकी धातुएं और बल उसका जो होता है नहीं बन पाता है। ठीक है, पीड़ा के कारण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेकार यही है। अति अल्पायु में अगर दंत निकलता है 8वें मास से या उससे अधिक में मिलता है तो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य काश्यप के अनुसार। तो देखो, आचार्य काश्यप ने 4 से 8 मास तक दंतोत्पत्ति के लक्षण बताए हैं। तो देखो, मास में देखो और उसके क्या विशेषताएं होंगी, क्या लक्षण होंगे। तो देखो, चतुर्थ मास में अगर दांत उत्पन्न होते हैं तो दुर्बल होगा। ठीक है, शीघ्र गिरने वाला होगा और विविध रोगों से युक्त होगा। तो ऐसे आप याद कर लो, दो गिरो, तो दा से दुर्बल, गा से गिरने वाला और रा से रोग युक्त। तो चतुर्थ मास का दुगिरो होता है। ठीक है, पंचम मास। तो देखो, पंचम मास में क्या होता है? हिलने वाला होता है, सेंदन। ठीक है, प्रहर्षण युक्त होता है। ठीक है, और साथ में रोग युक्त होता है। आमय मतलब होता है रोग, तो रोग बहुल्य। ठीक है, आमय बहुल्य रोग युक्त। ठीक है, तो यहाँ याद कर लो सपरो, तो सा से स्पंदन युक्त, प्रहर्षण युक्त और आमय युक्त या रोग युक्त। तो ये दुगिरो और दूसरा पंचम मास वाला सपरो। अब देखो, तीसरा जो है 6वें मास में बताया गया है, तो इसमें बहुत सारे लक्षण हैं। देखो, प्रदीप मतलब टेढ़े दांत होते हैं, मलग्राही मतलब शीघ्र मलिन होने वाले, विवर्ण वाले, घुड़दंत और कृमि युक्त। तो यहाँ याद कर लो बस आप इतना, प्रदीप है एक बच्चा जो 6 क्लास में पढ़ता है, उसके दांत में कृमि या घुन लग गए, तो ऐसे हो जाएगा प्रदीप दंता। और उसके वो 6 क्लास में पढ़ता है तो 6वां मास हो गया, उसका दांत में घुन और कृमि लग गए, उसका कलर बदल गया, दांत का विवरण हो गया और दांत गंदे हो गए, मलयुक्त ग्राही हो गया। ठीक है, अब देखो सप्तम मास, तो जितना कुछ दिया हुआ सप्तम मास में दे दो। ठीक है, देखो, 2 पुट होना, ठीक है, स्फोट होना, राजीमान होना, खंड होना, रुक्ष होना, विषम होना, उन्नता होना, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम जो याद आपने किया, जो नाम नहीं मिले वो सब कहाँ चले जाएंगे? सप्तम मास में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 मूल एक साथ दांत का निकलना, मतलब 2 दांत, 2 फुट मतलब 2 दांत निकलने लगते हैं एक साथ। ठीक है, स्फोट मतलब चटकने वाला होता है, राजीमान मतलब रेखा युक्त होता है, खंडा मतलब टूटने वाला होता है, रुक्ष विषम और उनता मतलब आगे उभरे हुए होते हैं। ठीक है, अष्टम मास आपको पता है श्रेष्ठ होता है, सर्वगुण संपन्न होता है।
अब बात करते हैं, देखो प्रशस्त दांत और अप्रशस्त दंत होते हैं। देखो प्रशस्त दंत मतलब दंत संपत्ति, तो दंत संपत्ति के 15 गुण होते हैं। इसको मैंने यहाँ 15 गुण के नाम नहीं लिखे हैं, अगर आपको वैसे याद नहीं करना चाहिए, अगर जिसको याद करना हो या उसका ट्रिक चाहिए हो तो वो बता देगा कमेंट में, तो वहीं पे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो उससे आप याद कर लेंगे। और अप्रशस्त दंत की बात की जाए तो दंत असंपत होते हैं, ये इसके कितने गुण होते हैं, तो ये 5 गुण होते हैं। प्रशस्त दंत के कितने गुण 15, और प्रशस्त दंत के कितने गुण 5 गुण होते हैं। दंत उद्भव के कारण क्या होते हैं, तो देखो कन्याओं में जो दांत होते हैं वो शीघ्र निकलने वाले होते हैं। कैसे निकलते हैं, शीघ्र निकलते हैं तथा अल्प कष्ट युक्त होते हैं, बहुत कम कष्ट देते हैं। इसी कारण उनके दांत सुशीर होते हैं, ठीक है, और मृदु होते हैं। तो याद कर लो, सुषमा लड़की का नाम होता है सुषमा, तो सु से सुशीर और माँ से मृदु, तो ये आपका हो जाएगा। बालकों में दंत जो होते हैं चिरकाल मतलब देर से निकलने वाले होते हैं तथा अधिक कष्ट युक्त होते हैं। तो बच्चे का नाम क्या होता है, लड़कों का नाम घनश्याम याद कर लो, तो घा से आपका घन हो जाएगा ठोस, और श्याम से आपका स्थिर हो जाएगा दृढ़ दंत होते हैं बालकों में, ठीक है। अब बात करते हैं दंत उत्पत्ति के मूल हेतु कारण क्या है, दंत उत्पत्ति का मूल हेतु के क्या है, ठीक है, मूल कारण क्या है। तो देखो वाग्भट ने बताया है अस्थि और मज्जा, तो आप याद कर लो यहाँ बाम लगा लीजिए, तो वी से वाग्भट, ए से अस्थि, एम से मज्जा, ये आपको याद हो गया। माधव ने क्या बताया है, पित्त से बताया है, तो याद कर लो एम पी, माता पिता, तो एम से माधव, एम से माता, और पी से पित्त, पी से पिता, ये आपको याद हो जाएगा। काश्यप की बात करते हैं तो काश्यप ने रक्त से बताया है, तो याद कर लो कार, तो का से आपका काश्यप और रा से आपका रक्त। देखो सारंगधर ने बताया है दंत को अस्थि की उपधातु कहा है, क्या कहा है, दंत को अस्थि की उपधातु कहा है। अब देखो दंत जन्म एवं दंत पात काल का सिद्धांत क्या होता है, जन्म दंत का जन्म और उसके गिरने का सिद्धांत का काल का सिद्धांत क्या होता है। तो देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जैसा है ऐसे ही याद कर लेना होता है। जितने मास में दांतों का निषेचन मतलब गर्भ में होता है उतने ही दिनों में वो उद्भेदन मतलब फूटकर बाहर निकल आते हैं। मतलब जितने मंथ में उनका निषेचन होता है उतने ही दिनों में वो फूटकर बाहर आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे याद कर लेना है, जैसे कि समझ सकते हैं 4 मास में दांत का जैसे एग्जाम्पल में निषेचन हुआ तो 4 दिन में वो फूटकर बाहर आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको लर्न कर लेना है। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट एक और है, देखो शिशु के जन्म उपरांत जितने मास में दंत का उद्भेदन मतलब निकलते हैं फूटकर, जितने मास में निकलते हैं उतने ही वर्षों में वो गिरकर पुनः निकल आते हैं। ये स्टेटमेंट ऐसे याद कर लेना है। समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल समझ सकते, जैसे एग्जाम्पल 6 मास में दांत उसके निकलते हैं तो 6 वर्ष में गिरकर पुनः उसका अस्थायी दांत फिर से निकल आते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेना, एग्जाम्पल देके मैंने सबको समझा दिया है। अब देखो दंतों के नाम, उनकी संख्या, उनके भेद काश्यप के अनुसार देखते हैं। तो देखो दंतों के नाम यहाँ देख लेंगे नीचे, और संख्या कितनी होती है, टोटल दांत 32 होते हैं, उनके भेद भी देख लेते हैं। तो देखो पहले आप याद कर लो, ये 2 प्रकार से होते हैं, एक सकृत जात होते हैं, एक द्विज होते हैं। जो सकृत जात होते हैं वो 8 होते हैं, वो केवल एक बार निकलते हैं, जबकि द्विज जो होते हैं वो 24 होते हैं, वो 2 बार निकलते हैं, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं। तो 24 8 32, संख्या आपको क्लियर हो गई, 32 दांत होते हैं, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट नोट डाल के ऐसे याद करना है, ठीक है, समझना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऊपर की पंक्ति के में बीच के जो 2 दांत होते हैं उनका नाम होता है राजदंत। क्या होता है, ऊपर की पंक्ति में बीच के जो 2 दांत होते हैं उसको कहते हैं राजदंत, ठीक है, सेंट्रल इंसीजर या इंसीजन, ठीक है। इसलिए उनको खंडित हो जाने पर मनुष्य श्राद्ध योग्य नहीं रहता। अगर वो खंडित हो जाएं, गिर जाएं, तो मनुष्य जो होता है श्राद्ध युक्त नहीं होता है, अर्थात किसी भी का भी वो श्राद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है। वो इंसान क्या हो जाता है, राजदंत गिरने पर अपवित्र हो जाता है। अब बात करते हैं इनके भेद की, इनके प्रकार की। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, याद करने का ट्रिक कर लो। राजा बेटा के दांत हैं, तो ऐसे राजा बेटा और के दांत और हैं, ये 4 नाम से, राजा से, बेटा से, दांत से, है से डिकोड कर लेंगे हम लोग। तो देखो कैसे डिकोड करेंगे, तो ऐसे राजा से राजदंत, बेटा से बस्त, और दांत से दृष्टा, और हैं से हाँ 90। तो देखो 2 2 2
ये 3 2 होते हैं और 90 जो होता है 10 होते हैं। ये कर्तन करते हैं, ये चवर्णक चबाने वाले होते हैं। मॉडर्न अगर देखा जाए तो सेंट्रल इंसिजन इसे बोलते हैं, इसे लेटरल इंसिजन, इसे कैनाइन आईदीथ बोलते हैं, इसे प्रीमोलर या मोलर बोलते हैं। तो जैसे ऊपर पंक्ति का मैंने यहाँ नोट कर दिया, इसी प्रकार से नीचे की पंक्ति भी होते हैं। देखो 10, 2 12, 2 14 और 2 16। 16 यहाँ दिखे, तो ऐसे नीचे की पंक्ति में भी 16, तो 16 + 16 = 32 दांत होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है आपको। अब बात करते हैं दंत उत्पत्ति के प्रकार। तो देखो 4 प्रकार से होते हैं। देखो आचार्य काश्यप ने 4 प्रकार के दंतों का उत्पत्ति बताई है। वो देखो सास की विपरीत संपत्ति से आप एक ट्रिक याद कर लो, सास की विपरीत संपत्ति डिकोड कर लो। देखो सास, देखो सास की विपरीत संपत्ति, तो समुद्र हो गया, सामुग्ध हो गया, संवृत हो गया, विपरीत हो गया और संपत हो गया। ठीक है, अब एक एक पढ़ते हैं। देखो सामुद्र या सामुग्ध जो होते हैं नित्य संपतात, देखो नाम से पता चलता है। नित्य पतात मतलब होता है पतन और नित्य मतलब हमेशा। तो हमेशा नित्य क्षय हुआ करता है, नित्य पतन हुआ करता है, की अवस्था में होते हैं। मतलब बच्चों के जो दांत होते हैं वो क्षय की अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनके दांत सदैव गिरते रहते हैं। तो सामुग्ध मतलब जैसे समुद्र का नित्य क्षय हुआ लगा रहता है ना, समुद्र हमेशा सूखता रहता है, तो ऐसे इसके बोले दांत भी होते हैं नित्य संपतात होते हैं, नित्य क्षय हुआ करते हैं, नित्य पतन हुआ करते हैं। बच्चों के दांत होते हैं जो क्या होते हैं, क्षयुक्त होते हैं, कभी रुकते नहीं, मतलब गिरते रहते हैं सदैव। अब देखो संवृत कैसे याद करेंगे, तो संवृत जो होते हैं आघन्य होते हैं और मलिष्ठम होते हैं। आघन्य मतलब आप प्रशस्त दांत होते हैं और मलिष्ठम मतलब मलयुक्त होते हैं, मलिन होते हैं। ठीक है, विवृत, विवृत नाम से पता चल रहा है। देखो विवृत कैसे याद करेंगे आप, विवृत मतलब नित्य लाल होते हैं, मतलब हमेशा नित्य लाल मतलब नित्य लाला स्राव होता रहता है। ठीक है, आंसू दत्त बेबड़े होते हैं, रोग युक्त होते हैं, मतलब और ओष्ठ से न ढका हुआ के कारण ये मैले दिखाई होते हैं, मैले दिखाई दिया करते हैं। और संपत, आपको पता है संपत दांत मतलब श्रेष्ठ दांत, और ये 8 मास के उत्पन्न दांत जो होते हैं वो श्रेष्ठ दांत माने जाते हैं। तो आपका ये भी हो गया। अब बात करते हैं दंत उद्भवकालीन व्याधियाँ। तो देखो ये दांत थे, ये जब उत्पन्न होते हैं तो कुछ व्याधियाँ होती हैं, वो व्याधियाँ हम लोग जान लेते हैं। तो देखो ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसकी हिंदी देखते हैं। बिल्लियों में पृष्ठभंग होने के समय, ठीक है, जैसे पृष्ठभंगे विडाला नाम, और बहिराणाम चा सिखो उद्गमे। ठीक है, और मयूर में शिखा निकलते समय, मतलब बिल्ली में अगर पृष्ठभंग हो जाए, मयूर में सब शिखा निकले, और शिशुओं में दांत निकलते समय। ये 3 कंडीशन ऐसी होती है जब 200 धातु, ठीक है, ऐसी कोई 200 धातु नहीं होती है जो इस कंडीशन में दूषित ना हो जाए। ठीक है, जब दांत निकलते हैं तो सभी 200 धातु दूषित हो जाते हैं। जैसे बिल्ली का पृष्ठभंग हो जाए, या मयूर में शिखा निकले, या बच्चों के दांत निकले, ये 3 कंडीशन में सभी 200 धातु क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। अब देखो आगे, तो देखो बच्चों में दांत का निकलना सभी रोगों का कारण है, जैसे कि विशेषता वाग्भट ने बताया है। दोनों वाग्भट ने क्या बताया है, ज्वर हुआ, अतिसार हुआ, वमन हुआ, श्वास हुआ, काश हुआ, भ्रम हुआ, तीसरा सिरसूल, अपस्यंद, पोत की विसर्प और कुकड़क। कुकड़क जो है नेत्र के, बहुत सारे आचार्यों ने बताया है, सुश्रुत ने, काश्यप ने, नेत्र के वर्त में होने वाली व्याधि होती है। लेकिन जब सुश्रुत ने वर्णन किया है वर्त में व्याधियों का, तो वहाँ पे कुकड़क रोग का कोई वर्णन ही नहीं आया, उसका कोई नाम ही नहीं वहाँ पे लिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुकड़क यहाँ पे दंत व्याधि में माना गया है। अब बात करते हैं, देखो दंत उद्भवकालीन व्याधियों का उपचार, चिकित्सा क्या होती है। तो देखो वाग्भट द्वय ने उधर लक्षण भी बताया था, यहाँ चिकित्सा भी बताई। दांत निकलते समय उत्पन्न ज्वर आदि जो रोग होते हैं, वैद्य जो होता है बालक पर नियंत्रण ना रखे। ठीक है, कोई नियंत्रण करने की उसको आवश्यकता नहीं है, ना औषधि को भरमार करे और ना ही वो आहार विहार में अधिक रोकथाम करे, क्योंकि दंत उत्पत्ति का कारण हुए रोग जो होते हैं वो दांत निकलने पर स्वयं ही शांत हो जाते हैं। जब तक दांत की उत्पत्ति होती है तो रोग उत्पन्न होते हैं, और साथ में दांत निकलने के साथ ही वो शांत हो जाते हैं अपने आप से। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसका करेंगे, जब करेंगे दंत रक्षा विधि। तो क्यों रक्षा करेंगे, दंत में व्याधियाँ हो जाएंगी, तो पहले दंत की व्याधियाँ देख लेंगे और उनसे रक्षा देख लेंगे। ये सेकंड पार्ट में हम बिल्कुल करते हैं।